माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, क्वेश्चन में डिड देखे तो आपका एक ही काम है कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, जो कि बिल्कुल सही है, मतलब एरर इस वाली नहीं है। तो जब भी डिड है तो पहले तो ये काम करना है। अब उसने एक चीज दे रखी है, वो है नेवर। नेवर एक्चुअल में बेटा ये होता है हम लोगों का एडवर्ब, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। और जो भी एडवर्ब होते हैं ये किसके बारे में मॉडिफाई करते हैं, वर्ब के बारे में। लेकिन अगर किसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, मतलब नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें नेवर की नहीं, हमें नॉट की जरूरत होती है। तो आपको ये लिखना चाहिए था, माय फादर डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, राइट। अब एडवर्ब में अगर आप थोड़ी भी कंफ्यूज्ड हैं, तो एडवर्ब का जो मैंने क्लास लिया है वहां से आप ये सारे क्लासेस में जो भी आपके डाउट्स है वो डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, this will explains the decision taken to impose a blockade on the country in the midst of a crisis। अब समझना, क्वेश्चन में जब भी विल और शेल आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, विल और शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है इसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने ग्रामर में अच्छे से क्लियर किया था, क्योंकि यहाँ बताने में टाइम लगेगा। तो विल और शेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो बेटा, विल के बाद इन्होंने फर्स्ट फॉर्म नहीं, इन्होंने एस और यस फॉर्म दे रखी है, जो कि एरर है। तो एरर तो मुझे मिलेगी ऑप्शन नंबर ए में, तो एक्सप्लेन की जगह एक्सप्लेन हो जाएगा। अब सेंटेंस आपका 42 वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन 43। As several studies shows over the years, the annual data is useful in reviewing trends of extreme events। अब देखो, सबसे पहले मेरा दिमाग यहीं पे खनक गया, डेट इज शोज। एज सेवरल, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे। ये मैनी आता है, सेवरल आता है, लॉट्स ऑफ आता है, ये अक्सर इनका मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। और जब भी कोई चीज बहुत सारी होती है, साफ साफ पता लग रहा है सेवरल के बाद आने वाला जो नाउन है वो भी बहुत सारा होगा, मतलब बहुवचन होगा। तो बेटा आने वाली वर्ब भी तो बहुवचन ही होगी ना, तो ये भी बहुवचन लगाना पड़ेगा। तो शो का बहुवचन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो शोज की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शो। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वर्ब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मैनी फर्म्स फेल because when they begin exporting they have not researched the target markets or have not planned enough। देखो सबसे पहले, जैसे ही क्वेश्चन में जब भी हैज और हैव मिले ना, आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, आप एक ही काम करना, ये चेक करने का क्या इनके बाद वाकई में थर्ड फॉर्म दे रखी है या नहीं। कई बार इतनी छोटी छोटी एरर्स आ जाती है आपके एग्जाम में, और इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम का है और एसएससी का एग्जाम के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इतना लंबा है जिसको देखने में लग रहा है कि दिमाग खनक रहा है क्या है, लेकिन एरर इतनी चुन्नी सी है, क्योंकि हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इन्होंने थर्ड फॉर्म नहीं दी, इन्होंने फर्स्ट फॉर्म दी है। तो एरर तो मुझे वैसे ही मिल गई है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैजर के बाद थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो रिसर्च लिखना पड़ेगा, RECEARCHED, रिसर्च। अब जाके सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45। नोबडी इज अलाउड टू एंटर द कॉलोनी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हाँ ये बात सही थी भाई। अब यहाँ देखिएगा, जब भी क्वेश्चन में टू आ जाए तो एक चीज और गांठ बांध लेना, टू के बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये जरूर देख लेना, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव हो जाती है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म ले लेती है। तो इन्फिनेटिव फॉर्म यहाँ पे देखिएगा कौन सी फॉर्म दे रखी है इन्होंने, एंटर। तो इसको एंटर्ड को हटाओ और एंटर लगाओ, समझ में आया, और दिमाग की बत्ती जलाओ। नोबडी इज अलाउड टू एंटर द कॉलोनी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 46। आई वॉज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून। ओहो, अब देखना, सबसे पहले आई वॉज सॉरी टू बी हियर, मुझे एरर ऑप्शन नंबर बी में मिल गई है। अब क्या एरर है समझे, देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअल में आई वॉज सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में आपको कोई एरर नजर आ रही है क्या, नहीं। आप ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन नंबर बी में मुझे कभी भी किसी भी नाउन की जरूरत नहीं है। आई वॉज सॉरी,
मुझे एक्चुअल में जरूरत नहीं है, मुझे इसमें नाउन की जगह यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, टू बी हियरिंग। तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में बदल दीजिए, हियरिंग। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटाकर टू हियर आ जाएगा, क्योंकि मुझे नाउन की नीड नहीं लग रही है इस क्वेश्चन में। आई वॉज सॉरी टू हियर। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आई वॉज सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। The two trains gave the illusion of being stationary। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने पहले भी कई बार क्लियर की है। अगर किसी सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन दिख जाए और प्रेपोजिशन के बाद या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, और अगर नाउन ना आए प्रोनाउन भी ना आए तो बेटा इनके साथ वर्ब आएगी। चाहे आपका कोई भी नाउन प्रोनाउन वर्ब आए तो ये जो वर्ब आएगी ना ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो ये रहा आपका प्रेपोजिशन, तो ये बीन जो वर्ब है इसको आईएनजी फॉर्म में बनाओ तो बीइंग आ जाएगी। तो बीन की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। तो अब आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, देखो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, पहले भी मैंने क्लियर किया था, ग्रामर में बताया था पूरा। प्रेपोजिशन के बाद चाहे नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए या आपकी वर्ब आए, ये सब आपके होते हैं एक्चुअल में इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। आईएनजी फॉर्म ही आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है, अदरवाइज और सिंपल जो वर्ब लगाते हैं वो केवल वर्ब की तरह काम करती है, ऑब्जेक्ट नहीं बन पाती है। समझ में आया। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम नहीं करती है, इसलिए हम कभी भी जब भी प्रेपोजिशन लिखते हैं उसके बाद जो भी वर्ब लगाएंगे वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, इसलिए हम बीइंग की जगह बीइंग लिख देंगे। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। विराट टेक्स, विराट कोहली की बात हो रही है, द लीड बाय 4, मतलब चौका उसने मारा है। अब देखना 4 रन उसके पास आ गए हैं, विराट ने लिए हैं द लीड बाय 4। ये आपकी स्पोर्ट्स कमेंट्री है, आप तो क्रिकेट वगैरह देखते ही हैं, तो जितनी भी स्पोर्ट्स कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही यूज की जाती है। और ये अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपने लॉजिक पढ़ा है तो आंसर दे देंगे, और अगर रट्टाफिकेशन किया है तो आंसर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहे तो ग्रामर के पोर्शन में जाके आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉय डज नॉट वर्कड टुनाइट, ही नेवर वर्क्स ऑन संडे। रॉय नाम का व्यक्ति है, वो आज काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो कभी भी संडे को काम नहीं करता है, और ये उसकी क्या है, एक या तो हैबिट मान लो या आप कह सकते हैं ये रूटीन है, कुछ भी मान लीजिए। और हैबिट एंड रूटीन प्रेजेंट में आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी डू या डज दिख जाए तो आपका एक ही काम है, डू और डज के पास सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छांटना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो बाद में देखेंगे। तो डू और डज के बाद क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, नहीं ये सेकंड फॉर्म है, इसे हटाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ वर्क। तो डज नॉट वर्क टुनाइट, अब सेंटेंस ये, लेकिन अब मैं क्या क्यों चेक करूँ ये हैबिट है रूटीन है कि नहीं है, क्यों चेक करूँ, क्योंकि मुझे एरर तो मिल गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 50 ओके, हाफ सेंचुरी आपकी कंप्लीट हो गई है। द फर्स्ट फ्लाइट टू जयपुर लीव एट 8 in the morning, ये बोल रहा है जो जयपुर को जाने वाली पहली फ्लाइट है ये कितने बजे रवाना होगी, 8 बजे। तो बेटा यहाँ बात किसकी हो रही है, फर्स्ट फ्लाइट। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो लीव नहीं होगा, लीव्स होगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती हूँ, हालांकि मैंने सब्जेक्ट ग्रुप में पढ़ाए थे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। इस प्रेपोजिशन के बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आता है, इस प्रेपोजिशन का खुद का अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसे ग्रामर की टर्म में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझिएगा, ये रही आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो भी कुछ होगा ये मेरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट फ्लाइट। अगर ये एक है तो यहाँ पे सिंगुलर, लेकिन फ्लाइट एक से ज्यादा होती तो यहाँ प्लूरल, राइट। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से और समझाऊंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि मैम इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन सब्जेक्ट ये है।
अगर आप बेसिक से कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप वैसे पहचान पा रहे तो भी बढ़िया है, नहीं पहचान पा रहे तो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाए तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे।